एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों का टॉपिक चल रहा था और इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं और आपबाउ नियम जो मैंने बताया था उसके आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। आवर्त सारणी में मतलब कोई भी तथ्य कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है, ये चीज़ आपकी रह गई थी, तो इसको भी आज पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। और एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे चुंबकत्व का गुण है आप लोगों का, कोई भी तत्व अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में एक एक दो दो नंबर की पूछ ली जाती हैं। तो आज अपन लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोगों को पढ़ना है जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति कैसे ज्ञात करते, किसी तत्व की मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना, ठीक है। किस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करते, ठीक है, ये चीज आप लोगों को जानना है। तो इसके नियम हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना, पहला है आपका आवर्त। आवर्त कैसे निकालते हैं, ये किसी तत्व की जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसकी आवर्त को इंगित करती है या आवर्त की जानकारी देती है। जैसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, आपबाउ नियम के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कोष में जाता है वह उसकी आवर्त संख्या कहलाती है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका चौथे कोष में गया, 4s2 में गया मान लीजिए, तो उस तत्व की आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा, मान लीजिए हमको परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक कितना है, कोई तत्व है 19 किसका होता है परमाणु क्रमांक, पोटेशियम का, ठीक है, ये भी जानकारी होना चाहिए, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है, पोटेशियम का। इसका संकेत क्या होता है, संकेत होता है K। अब हमें K है जो पोटेशियम है, इसकी आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इसके नियम है आप लोगों को मैंने बता भी दिया है। आवर्त ज्ञात करने का कोई खास नियम नहीं है, जो लास्ट को इलेक्ट्रॉन है जिस कोष में जाएगा आपकी जो मुख्य क्वांटम संख्या n होगी वो उसकी आवर्त संख्या के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n इसकी जो आएगी, तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए हम लिखते हैं 19 का 1s2 आपबाउ नियम से लिखना है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 इलेक्ट्रॉनों को अपन लोगों ने भर लिया है। विभिन्न उपकोषों में 19 इलेक्ट्रॉनों का भरण हो चुका है या भर लिया है। अब इसमें अपन लोगों को देना है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, 4s1 में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4s1 में जा रहा है ना। तो जो इसमें 4s1 में हम अगर n की वैल्यू निकालेंगे, 4s1 में n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि n कोष को व्यक्त करती है, n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आवर्त कौन सा होगा, इसमें चौथा आवर्त होगा, क्योंकि किसी तत्व की आवर्त संख्या उस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। इसका एक ही नियम है, यही याद रखना है, क्या, किसी तत्व की आवर्त संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है, ठीक है। तो n बराबर कितना है, 4 है। अतः पोटेशियम का 19 परमाणु क्रमांक K का आवर्त क्या होगा, आवर्त बराबर 4, चौथा आवर्त। क्लियर हो गया ना, आवर्त निकालना सीख गए। इसी तरीके से आप किसी भी तत्व का आवर्त आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं अपन लोग। वर्ग संख्या निकालने के अलग अलग नियम हैं, जी आप लोगों को याद करना पड़ेंगे। ज्यादा नियम नहीं है, सरल हैं ये भी, इसमें भी ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है। इसको मिटा दिया जाए, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आवर्त संख्या कैसे निकालते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब चलिए इसको मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से पूछ सकते। अब आप लोगों का आता है वर्ग संख्या।
वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए वर्ग संख्या निकालने के भी कितने नियम हैं, मुख्यतः 3 नियम हैं। किसी तत्व की जब हम वर्ग संख्या निकालते हैं ऑफ-बाउ नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर उसकी वर्ग संख्या का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो उसके 3 नियम हैं। जो आपका पहला नियम है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना यहाँ संभव नहीं है, काफी टाइम लगेगा समझ। जिसके सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं उसकी वर्ग संख्या कितनी होती है, 0 होती है। 0 वर्ग में, जो 18वां भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स आवर्तन में 18 तक दिए हैं, तो लास्ट वाला जो रहते हैं जैसे अक्रिय गैसें वगैरह रहती हैं, ये कौन से वर्ग में है, 0 वर्ग में रहती हैं। ठीक है, तो जिस तत्व के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं उसकी वर्ग संख्या कितनी होती है, 0 होती है। पहला नियम आपका समझ गए सब लोग, और अगर नहीं समझ आए फिर से सुन लीजिए। जिस तत्व के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं उसकी वर्ग संख्या 0 होती है। ठीक है, पहला नियम आपका ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण भी समझ लीजिए। उदाहरण आप ले लीजिए, आर्गन का ले लीजिए। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 18। आर्गन, इसका नाम क्या है, आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। इसके सभी कोष पूर्णतः भरे हैं, अतः इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सभी कोष पूर्ण भरे ना, देख लीजिए पहला कोष आपका पूर्ण भरा है, ये हो गया पहला कोष यहां तक, ये दूसरा कोष हो गया और ये तीसरा कोष हो गया। इस बार को निकल लेना कि दूसरा कोष ये है, ये तीसरा कोष है, इसी में कंफ्यूजन होता है। ये चीजें कोई बताता है कोई नहीं बताता है, बच्चों को यहीं पे कंफ्यूज रहती है कि ये कोष पूर्ण नहीं भरा, ये कोष अधूरा भरा, उनको ये भी जानकारी नहीं रह पाती। तो इसके क्या है, सभी कोष क्या है आपके पूर्ण भरे हैं, अतः इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी, आर्गन की वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, आर्गन की वर्ग संख्या कितनी होगी, इसी 0 होगी। ठीक है, 0 वर्ग में होगा ये। वैसे ही 0 वर्ग में, क्योंकि अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है ना, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, नियोन हुआ, ये सारी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी आपकी, 0 होगी। क्लियर हो गया। अब आता है आपका दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, जिस तत्व में बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं, बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं तो उनकी वर्ग संख्या कितनी होती है, बाहर के 2 कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जिस तत्व में बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं उसकी वर्ग संख्या बाहर के 2 कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर है, फिर से सुन लीजिए एक बार। जिस तत्व में, दूसरा नियम क्या कहता है, जिस तत्व में बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं उसकी वर्ग संख्या बाहर के दोनों कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। बाहर के जो कोष है उसमें जो उपस्थित है, बाहरी कोष है, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसकी वर्ग संख्या वही होगी। ठीक है, इसको भी हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, क्लोरीन का ले लीजिए। ठीक है, Cl, क्लोरीन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लोरीन Cl, इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है सबसे पहले, तभी हम लोगों को मालूम हो पाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2, अब सबको लिखना भी आ गया होगा, 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 17 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। अब इसके बाहर के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, सबसे बाहरी कोष कौन सा है अपन लोगों का, तीसरा कोष। क्लियर हो गया, सबसे बाहरी कोष कौन सा है, तीसरा कोष है। ये कोष है यहां से यहां तक, ये भर निकल लेना आप लोगों को, इसका ध्यान रखना है। तीसरा कोष आपका सबसे बाहरी कोष है और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो ऊपर ये संख्या दी होती है, ये वाली ये क्या कहलाती है, ये इलेक्ट्रॉन ही भर रहे अपन, ये इलेक्ट्रॉन है सारे, है कि नहीं। तो जो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तीसरे कोष में कितने हो जाएंगे, 2 + 5, 2 + 5 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7।
अतः इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को कि बाहर के जो कोश होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसकी वर्ग संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, समझ गए? अतः इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? वर्ग संख्या बराबर 7। क्लियर हो गया? कोई डाउट? यहां तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है ये नियम। हल्का सा आप लोग पढ़ते भर जाइए, एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी और समझ में आ जाएगी, ये मेरा दावा है। अगर पढ़ोगे नहीं, किताब खोल के ही नहीं देखोगे, तब की बात फिर अलग है। फिर आप लोग अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हो, जैसा उचित लगे आप वो करिए, क्योंकि इस लेवल में आप लोगों को खुद इतना समझदार हो जाना चाहिए कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे कहीं कुछ नहीं रखा है। जितना पढ़ लिख लोगे यही काम आएगा, है ना? तो किसी के चक्कर में नहीं आना है। कई लोग गुमराह करते हैं, ये एक उम्र बहुत खराब उम्र होती है। अगला है आपका तीसरा नियम, देखिए तीसरा नियम क्या है? जब किसी तत्व के बाहर के 2 कोश अपूर्ण होते हैं, समझना बात को, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 60 से अधिक होती है, 8, 9, 10। ठीक है, तो उसकी वर्ग संख्या होगी आपकी 7। ठीक है, उसकी जो वर्ग संख्या होगी 8 हो जाएगी या 0 हो जाएगी। लेकिन जब इसका हम और ज्यादा योग हो जाता है तो उसको हम 14 में से घटा देते हैं, 14 माइनस कर देते हैं। 8 से अधिक आती है तो -14 कर रहे हैं, मतलब 14 में से जितने अभी आते हैं, जैसे 10 आए बाहर के 2 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो अपन लोगों ने 14 माइनस क्या कर दिया? 10 कर दिया, बराबर कितना है? 4। तो उसकी वर्ग संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, बाहर के 2 कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग जब 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आता है तो क्या करते हैं? उसको -14 कर देते हैं। ठीक है, मतलब -14 नहीं, सॉरी, 14 में से उसको घटा देते हैं। दोनों कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं? हम 14 में से घटा देते हैं। मान लीजिए दोनों कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं 10, तो 14 - 10 बराबर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। तो तीसरा नियम समझ गए कि जब दोनों कोशों में आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने रहते हैं, इसका जब योग आपका ज्यादा आ जाता है तो क्या करते हैं? 14 में से उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। इसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे आपको बाहर के जब 2 कोश अपूर्ण होते हैं तो उसमें क्या होता है? जब किसी तत्व में बाहर के 2 कोश अपूर्ण होते हैं तो बाहर के दोनों कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जोड़ करते हैं, और जब यदि यह योग 8 से अधिक 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे आ जाते हैं तो उसको 14 से हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका Cu है, या आप Cr भी ले लीजिए, Cr ले लीजिए, Cu एक ही बात है। कॉपर ले लीजिए, क्रोमियम ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्रोमियम ले लिया हमने, क्रोमियम Cr। क्रोमियम, ठीक है, Cr इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p6 है, और यहाँ आएगा 4s1 और 3d5 4s1 3d। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 19 5 24। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, पहले इसमें 2 आने चाहिए थे लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया, तो तीसरा और चौथा दोनों कोश इसमें अपूर्ण है। ठीक है, सीरियल से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 के बाद आएगा आपका 3d5 4s1। ठीक है, तो इसमें जो बाहर के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 6 2 8 5 11 12। ठीक है, 6 2 8 5 13 14। एक सेकंड, इसके जो इलेक्ट्रॉन आपके कितने आएंगे बाहर का? एक कोश 2 2 4 6 2 8 9 5 13। चलिए इसको फिर से बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और आपका आएगा 4s1 3d5 5 1 6 6 12 13 14। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 1 6। चलिए इसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हल्का सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। ठीक है, इसको अभी बाद में देखते हैं, कभी कभी दिक्कत आ जाती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।